नमस्कार साथियों, एक बार फिर आरटी एंड रेवेन्यू समस्या समाधान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आरटीआई का जो आवेदन लगाते हैं उसमें हमें किस तरह की सावधानियां रखनी है और किस प्रकार हमें उस प्रक्रिया को फॉलो करना है। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि सूचना को किस प्रकार मांगना है। हमेशा कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी या निरीक्षण या उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में इस तरह की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन दिया जाता है और इसी रूप में हमें वो सूचना मिलती है। बहुत सी बार क्या होता है कि आवेदक को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो प्रश्नोत्तरी के रूप में सूचना मांग लेता है। जैसे मैंने कोई आवेदन दे रखा है, जैसे मान लो तहसील में, पंचायत में, कलेक्टर साहब के यहाँ कहीं अन्य जगह, तो अगर मैं वहाँ सूचना मांगता हूँ और मैंने लिखा कि मेरे दी गई प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो वो आपके इस क्यों का उत्तर नहीं देंगे। और ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम बना हुआ है उसमें प्रश्नों से संबंधित जो भी आपकी सूचना है या आप प्रश्नों में जो आप मांगेंगे वो देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और आपका आवेदन खारिज हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एक बड़ा इशू आता है कि जब भी आवेदक सूचना चाहने के लिए संबंधित कार्यालय में भेजता है तो उसे लोक सूचना अधिकारी की जानकारी नहीं होती है। तो वो क्या करता है कि या तो किसी अन्य के नाम से उस कार्यालय में आवेदन दे देता है। तो जब वो आवेदन देता है तो नियमानुसार वो अधिकारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी या सूचना से संबंधित कार्यालय को वो आवेदन अंतरित करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आवेदन अंतरण होने से समय बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे अपना जो आवेदन होता है वो लंबा समय ले लेता है और फिर नियत स्थान पर पहुंचता है। तो एक छोटी सी अपने को जानकारी होनी चाहिए भी किस विभाग में कौन लोक सूचना अधिकारी है। उदाहरण के तौर पे मैं जैसे बताता हूं कि तहसील कार्यालय में तहसीलदार सहायक लोक सूचना अधिकारी होता है, उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी होता है। इसी प्रकार पंचायती राज में जो अपन जाएंगे तो ग्राम पंचायत में ग्राम विकास जो अधिकारी होता है वो लोक सूचना अधिकारी होता है। और नगर निकाय में जाएंगे, नगर पालिका में, तो वहाँ जो अधिशासी अधिकारी होता है वो लोक सूचना अधिकारी होता है। इसी प्रकार अन्य जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो अगर उनमें जाएंगे तो अलग अलग आपको लोक सूचना अधिकारी मिलेंगे और उन्हें ही संबोधित करके आप आवेदन दें ताकि आपको सूचना समय पर मिले और सही व्यक्ति के पास, सही अधिकारी के पास जाए तो वो आपको वहाँ मिल जाए। दूसरा, मैंने ये बहुत सी बार देखा है, मेरे को फ़ोन कॉल भी आते हैं बहुत सारे लोगों के, तो उसमें ये बताते हैं कि साहब हमने आवेदन तो दे दिया है पर उन्होंने 30 दिन में सूचना नहीं दी है। तो आपको इस नियम के अधीन अंतर्गत है ना कि 30 दिन में अगर आपको निर्धारित समयावधि में कोई सूचना नहीं मिलती है तो आप उसकी प्रथम अपील कर सकते हैं। पर किसी भी आवेदक को प्रथम अपील, उसका अपीलांट कौन है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रथम अपील अधिकारी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको जिला कलेक्टर कार्यालय में कोई सूचना लेनी है तो वहाँ आपको अतिरिक्त जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा और वो लोक सूचना अधिकारी हैं। और अगर वो 30 दिवस के भीतर आपकी सूचना नहीं देते हैं तो आपको उसके विरुद्ध जो अपील होती है, प्रथम अपील जिसे कहते हैं, वो जिला कलेक्टर को होगी और जिला कलेक्टर तहसीलदार जी का, उपखंड अधिकारी जी का, इन सब का प्रथम अपील अधिकारी होता है। तो इस प्रकार आपको प्रथम अपील अधिकारी की जानकारी भी होनी चाहिए, लोक सूचना अधिकारी की जानकारी भी होनी चाहिए और सूचना को किस रूप में मांगनी है वो जानकारी भी होनी चाहिए ताकि सूचना देने वाले को उसके पास उपलब्ध भी होनी चाहिए। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, सूचना को काल्पनिक रूप में भी ले जाते हैं कि साहब जैसे मैंने मांग लिया कि जिला कलेक्टर कार्यालय से मांग लिया कि उदयपुर में कितने ऐसे कार्मिक हैं जो इस गांव से आते हैं। अब वो उस सूचना का कोई संधारण है ही नहीं। इस नियम के अंतर्गत जो सूचना संधारित नहीं होती है और यदि वो आप मांगते हैं तो वो आपको देने के लिए बाध्य नहीं है और सूचनाओं का संकलन करके आपको नहीं देते हैं। जो सूचना उनके कार्यालय के अंदर जिस रूप में है उसी रूप में आपको सूचना मिलेगी। इसलिए यथासंभव हो सके तो सूचना को उसी रूप में मांगना चाहिए ताकि आपको भी आसानी से मिल जाए, आपका भी काम हो जाए और देने वाले को भी ज़्यादा ना हो। और इस प्रकार अब आते हैं कि शुल्क में भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है जो डाक विभाग से मिलता है, डीडी, बैंकर चेक ये भी बना सकते हैं। पर सामान्यतः पोस्ट ऑफिस से जो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर होता है उसे ही साथ में लगाते हैं। उसको लोक सूचना अधिकारी का नाम भरना होता है, नीचे प्रेषक का नाम भरना होता है और पोस्टल ऑर्डर जो होता है वो जारी होने के 2 साल तक वैलिड रहता है और इसलिए पुराना पोस्टल ऑर्डर यूज़ ना करें। ये एक बहुत विशेष बात है क्योंकि बहुत सी बार आवेदक क्या लगा देते हैं तो हायर अथॉरिटी के पास जब जाता है तो वो बिल्कुल डेट एंड टाइम चेक करते हैं तो उसमें ये भी आवेदन के खारिज होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं
ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आवेदन में हस्ताक्षर करना है, कभी कभी बहुत सी बार भूल भी जाते हैं, वो भी विशेष रूप से बात है। और इस प्रकार इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आरटीआई का आवेदन करना है, तो ही आप आरटीआई के आवेदन को सफलतापूर्वक वो सूचना आपको मिल पाएगी। और बहुत सी बार विभागीय कामों की अधिकता होती है, स्टाफ का भी न्यून होते हैं, लगे हुए होते हैं पदों पर, तो उससे भी क्या होता है कि आपके आवेदन बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रह जाते हैं, वहाँ पर लंबित होते हैं। तो ऐसे में घबराएं नहीं, आप हमारे कमेंट में हमसे संवाद करें, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और प्रथम अपील होती है, प्रथम अपील अधिकारी नहीं सुनते हैं, द्वितीय अपील भी होती है आयोग में, आपको निश्चित रूप से सूचना दिलाएंगे। और हमने ये चैनल आप लोगों के लिए इसलिए कि बनाया है ताकि एक दूसरे को आपको मदद मिले, सहयोग मिले। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और एक आम जन तक पहुंचाने की मुहिम लगाएं, ताकि ये चैनल आम जन तक पहुंचे और आरटीआई और रेवेन्यू दोनों से जुड़ी हुई आपके जो भी डाउट्स हैं उन सबके प्रति हम समाधान कर सकें। जय हिंद, जय भारत।